हेलो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय एमएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान। आइए डिस्कस करते हैं जीव विज्ञान पे। तो जीव विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में जानते हैं क्या, बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान होता क्या है, तो आप कह सकते हैं सभी सजीव जितने भी जीव जंतु हैं इनका अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, जीव विज्ञान के अंदर। पहले जो था केवल जीव विज्ञान के अंतर्गत ही हम लोग क्या करते थे, जितने भी जीव जंतु हैं सजीव हैं उनका अध्ययन किया जाता था। तो जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता था, तो याद रखिएगा जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन माने जाते हैं, अरस्तु। अरस्तु जी को जीव विज्ञान का जनक माना जाता था। फिर बाद में कुछ और वैज्ञानिक आए, इन्होंने जीव विज्ञान को दो भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो बाद के जो वैज्ञानिक आए उन्होंने जीव विज्ञान को दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहला भाग उन्होंने जंतु विज्ञान बनाया, ध्यान से देखिएगा। पहला भाग इन्होंने जंतु विज्ञान बनाया और दूसरा भाग वनस्पति विज्ञान में बांट दिया। ठीक है, जंतु विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं, बॉटनी। क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। यहां तक हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, जीव विज्ञान के अंतर्गत जिसके जनक अरस्तु हैं, केवल सजीवों का अध्ययन किया जाता था और वैसे सजीव जो गति कर सकते थे। लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई पेड़ पौधे भी सजीव हैं, तो उन्होंने पेड़ पौधों के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया और ऐसे सजीव जो गति कर सकते हैं, चल सकते हैं, उन्हें जंतु विज्ञान के अंतर्गत लाकर रखा, और ऐसे सजीव जो गति नहीं कर सकते हैं लेकिन उनमें जीव पाए जाते हैं, वो भी जीवित हैं, इसलिए उनको वनस्पति विज्ञान में रखा गया। ठीक है, तो जीव विज्ञान को ही हमने जंतु विज्ञान में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए इसके भी जनक कौन हैं, इसके भी जनक, जंतु विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, अरस्तु। ठीक है, लेकिन वनस्पति विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो अगर पूछेगा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, तो आप लोग को क्या बताना है, थियोफ्रेस्टर। और जंतु विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, अरस्तु माने जाते हैं। और अगर ओरल में केवल पूछ ले जीव विज्ञान के जनक हैं, तो आपको क्या बताना है, अरस्तु, क्योंकि जीव विज्ञान ही जंतु विज्ञान के अंतर्गत आता है। और वनस्पति विज्ञान में केवल हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का, तो यहाँ हम लिख देते हैं। जंतु विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, सजीवों का। देख लेते हैं, जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, कह सकते हैं मैन, मनुष्य, ठीक ना, और उसके बाद जू यानी कि जानवरों का, ठीक ना। और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, प्लांट यानी पेड़ पौधों का अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। जीव विज्ञान को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक जंतु विज्ञान में और एक वनस्पति विज्ञान में। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, चूंकि जीव विज्ञान से टूटकर बना है। इसमें भी पहले क्या होता था, इसमें भी वे जीव जंतु रखे गए जो गति कर सकते थे, ऐसे सजीवों को रखा गया था जो गति कर सकते हैं। तो इसमें भी वही है, इसमें भी केवल उन्हीं जीवों का अध्ययन हम लोग करते हैं जो गति कर सकते हैं, ऐसे सजीव जो गति कर सकते हैं। इसलिए जब जीव विज्ञान के जनक अरस्तु थे, तो जंतु विज्ञान के जनक भी किसे माना गया है, अरस्तु को माना गया है। लेकिन दूसरा वाला जो भाग है वो वनस्पति विज्ञान है, इसमें भी हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं, लेकिन यहाँ ये सजीव गति नहीं कर सकते हैं। जैसे पेड़ हो गया, ये क्या है, इसमें जीव पाया जाता है लेकिन ये गति नहीं कर सकते, तो इसके जनक किसे माना जाता है, थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। ठीक है, तो आप इतना जान लिए हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं मानव शरीर कैसे बना होता है। ठीक है, मानव शरीर, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा,
मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह होती है कोशिका। मानव शरीर जो बना होता है वह कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए हम कह सकते हैं मानव का जो सबसे छोटा अंग है या सबसे छोटी इकाई जो है वह क्या है, कोशिका है। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, कोशिका से, ठीक ना। मानव के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। वैसे कोशिका नहीं होता है क्योंकि निश्चित नहीं किया जा सकता, कोशिका से भी छोटे कई अंग होते हैं, कई इकाइयाँ होती हैं, जैसे डीएनए वगैरह कोशिका से छोटे होते हैं, लेकिन ओरल में हम लोग देख के कहाँ से चलते हैं, कोशिका से चलते हैं, ठीक है। कोशिका मिलकर क्या बनाता है, ऊतक बनाता है, और ऊतक मिलके क्या बनाता है, अंग बनाता है, और अंग मिलके क्या बनाता है, मानव शरीर बनाता है। तो मानव का शरीर किस चरणों में होता है, 4 चरणों में होता है। कोशिका बनता है, कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनेगा, अंग से क्या बनता है, शरीर। तो अगर हम लोग अध्ययन स्टार्ट कहाँ से करते हैं, पढ़ना स्टार्ट कहाँ से करते हैं, कोशिका से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोगों को आसानी होगी थोड़ा बायोलॉजी को समझने में, ठीक है। तो आइए हम लोग कोशिका के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम लोग किसके बारे में स्टार्ट करते हैं, कोशिका। देखिए हम बार बार बता रहे हैं कोशिका जो है वह मानव शरीर की सबसे छोटा अंग या सबसे छोटी इकाई नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। कोशिका से भी छोटे कई इकाइयाँ पाई जाती हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, कोशिका से। चलिए देखते हैं किसको, कोशिका को। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल। और इसका जो टेक्निकल नाम होता है वह क्या होता है, साइटो। क्या होता है, साइटो होता है, ठीक ना। तो कोशिका का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी, क्योंकि इसका टेक्निकल नाम क्या है, साइटो है। तो इसका जो अध्ययन है क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी, ठीक है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कोशिका कहते किसको हैं, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने देखा, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, कोशिका को का जो टेक्निकल नाम होता है वो क्या होता है, साइटो। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। अगर पूछा जाए कोशिका है क्या, तो आप कहेंगे सभी सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक ना। चलिए यहाँ लिख देते हैं, कोशिका क्या है, सभी सजीवों के शरीर की, सभी सजीवों के शरीर की रचनात्मक, सभी सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई क्या होता है, कोशिका होता है, ठीक है। कोशिका क्या है, सभी सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। यानी कोशिका के सभी कार्य इसी के अंतर्गत हो जाते हैं, ठीक है। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का टेक्निकल नाम क्या होता है, साइटो होता है। और कोशिका को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो याद रखिएगा कोशिका के बारे में, कोशिका है क्या, तो इतना समझ में आया। अब सबसे पहले देखिए, कोशिका इतना छोटा होता है ना कि इसको हम नंग आंख से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, ठीक ना। तो सबसे पहले कोशिका को खोजा किसने, तो अगर पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कोशिका की खोज, कोशिका की खोज, ठीक ना। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो आप लोगों को बताना है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। लेकिन वह कोशिका कैसी थी, मरी हुई कोशिका थी, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन वह कोशिका कैसी थी, मृत कोशिका थी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कोशिका की खोज, ठीक ना। सर्वप्रथम यहाँ हम लिख देते हैं, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, तो आप लोग कहेंगे रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका की खोज की थी, तो आपको कहना मरी हुई कोशिका, मृत कोशिका थी, ठीक ना। कब की थी, तो क्या कहना है, 1665 ईस्वी में, ठीक है। तब उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा, मृत कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं,
विज्ञान में मरी हुई कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, या कहीं कहीं नेफ्रॉन ना मिलके नेफ्रेसिस आ जाता है। ठीक है, तो आप दोनों जानते रहिएगा। मृत कोशिका को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन या नेफ्रेसिस कहते हैं। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने। अगर क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो आपको बताना रॉबर्ट हुक ने। और अगर वही बदल दे कि मरी हुई कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद रॉबर्ट हुक के बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने जीवित कोशिका की खोज कर दी। उनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक ना, चलिए देखते हैं। तो अगर पूछे सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की सबसे पहले, ठीक ना। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। कब की थी, 1674 ईस्वी में। किसने की, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने एंटोनी वॉन लीवेनहॉक में की। कितने में की, 1674 ईस्वी में। ठीक है, तो मृत कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। मृत कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन या नेफ्रेसिस कहते हैं। जीवित कोशिका की खोज किसने की, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। कब की, 1674 ईस्वी में। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा सबसे पहले कोशिका किसने खोजी है, तो आपको बताना रॉबर्ट हुक ने। अगर पूछ ले सबसे पहले मरी हुई कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। या क्वेश्चन पूछ लेगा रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका की खोज की थी, तो आपको क्या बताना है, मरी हुई कोशिका। ठीक ना। और जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। कब किया है, 1674 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। ध्यान से देखिए, उसके बाद जो वैज्ञानिक आए, उन्होंने कोशिका के अंदर ये सब कोशिका को खोजे थे। ठीक ना। तो बाद के वैज्ञानिकों ने कोशिका को फाड़ चीर के उसके अंदर पता लगाया कि इसके अंदर होता क्या है। क्योंकि हम पहले से बता रहे हैं, कोशिका से भी छोटे छोटे बहुत से चीज़ें होती हैं, बहुत से इकाइयाँ उसके अंदर पाई जाती हैं, जैसे डीएनए हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वगैरह वगैरह। ये सब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो बाद के जो वैज्ञानिक आए, उन्होंने देखा कि भाई कोशिका को फाड़ते हैं तो इसके अंदर क्या मिलता है। उसके बाद जो वैज्ञानिक आए, उन्होंने कोशिका को फाड़ ओढ़ के देखा कि भैया इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर किसको खोजा, केंद्रक को। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर किसको खोजा, केंद्रक को खोजा। कब खोजा, 1881 ईस्वी में। ठीक ना। तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका को जब फाड़ा, उसके अंदर क्या पाया, केंद्रक पाया। कब देखा था इसको, केंद्रक को, 1881 ईस्वी में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। फिर इसके बाद जो वैज्ञानिक है, तो ध्यान देखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज 1881 ईस्वी में की। ठीक है, फिर दो वैज्ञानिक चल के आए, उन्होंने कोशिका को एक सिरे से बताया कि भैया कोशिका कार्य कैसी करती है, कोशिका बनी किसके होती है। तो दो वैज्ञानिक जो थे, स्लाइडन और स्वान, इन्होंने क्या किया, कोशिका का पूरा चिट्ठा उठा रख दिया कि भैया कोशिका कैसे कैसे कार्य होता है, कोशिका के अंदर कौन कौन से कार्य होते हैं। ठीक ना। तो दो वैज्ञानिक आए, कौन कौन, स्लाइडन और स्वान ने। उन्होंने क्या किया, कोशिका का सिद्धांत ही दे डाला। दो वैज्ञानिक कौन कौन, स्लाइडन और स्वान ने, उन्होंने क्या किया, कोशिका का पूरा सिद्धांत ही दे डाला। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडन और स्वान ने। आगे हम लोग देखते हैं, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, अभी हमने बताया है कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडन एवं स्वान ने। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडन और स्वान ने दिया। अब आगे हम लोग देखेंगे ओवरऑल और मानव में सबसे बड़ा और सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, तो यहाँ हम दो भाग इसके कर देते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो आप इसको दो भागों में बांट के करिएगा। एक ओवरऑल
सबसे छोटा बड़ा कहाँ पाया जाता है, यानी एक संसार में सबसे छोटा और बड़ा कोशिका किस में होता है, और एक मानव में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका कौन कौन सी होती है। ठीक ना, तो हम एक यहाँ लिख देते हैं क्या, संसार में, और यहाँ क्या लिख देते हैं, मानव में। ठीक ना, मानव में, मानव के अंतर्गत महिला और पुरुष दोनों आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए संसार में सबसे बड़ा, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो आप लोगों को बताना है क्या, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो संसार में अगर पूछा जाए कि यानी कि मानव से बाहर सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका, यहाँ सबसे छोटी और सबसे बड़ी की बात हो रहा है। ठीक ना, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो माइक्रोप्लाज्मा, किसकी, माइक्रोप्लाज्मा की होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है आपको हम बता दें यहाँ कि फ्रांस में एक बीमारी चली थी जिसका नाम था प्लूरोनिमोनिया। प्लूरोनिमोनिया नामक बीमारी में ही सबसे पहले किसको देखा गया, माइक्रोप्लाज्मा में। ध्यान दीजिएगा, माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अब आप लोग पूछेंगे कोशिका भित्ति क्या होता, तो हम लोग आगे जैसे जैसे कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे हम कोशिका भित्ति के बारे में जान जाएंगे। ये तो हो गया संसार में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। और मानव में अगर हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा, मानव में सबसे बड़ा कोशिका किस में होता है, तो आप कहेंगे ओवम में। किस में, ओवम में। ठीक ना, ओवम। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो ओवम की। ठीक ना, ओवम किस में पाया जाता, तो आप कहेंगे महिला में। कहाँ पाया जाता, अंडाणु में। ठीक है, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, महिलाओं में। ठीक ना, महिलाओं के ओवम में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। और अगर पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, स्पर्म। स्पर्म। ठीक है, और एक किसमें पाया जाता है, पुरुषों के शुक्राणु में। पुरुषों के शुक्राणु में। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, ओवम होती है, महिलाओं के अंडाणु में पाया जाता है। और सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, स्पर्म होती है, जो कि पुरुषों के शुक्राणु में पाया जाता है। और एक देखिएगा, एक होता है सबसे बड़ा और एक होता है सबसे लंबा। अगर पूछा जाए सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, तो मानव मस्तिष्क की जो कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। तो आप कहाँ कहेंगे, मस्तिष्क की। मस्तिष्क की। मस्तिष्क को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रेन। क्या कहते हैं, ब्रेन। और ब्रेन जो होता है वो बना होता है न्यूरॉन का। ठीक ना, किसका बना होता है, न्यूरॉन का बना होता है मस्तिष्क। ठीक ना, तो हम लोग देखेंगे मस्तिष्क, इस न्यूरॉन को हमने दो भागों में बांट दिया। एक तो न्यूरॉन, एक भाग को हम लोग उसी के नाम से जानते हैं, न्यूरॉन के नाम से, और दूसरे भाग को, चलिए यहाँ दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, आगे हम लिख देते हैं। ठीक ना, एक भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मस्तिष्क जो होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग क्या होता है, न्यूरॉन, न्यूरॉन, और दूसरा वाला जो भाग होता है यहाँ लिख देते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गीलियल सेल। ठीक ना, और दूसरा वाला भाग जो बना होता है वो किसका बना होता है, गीलियल सेल का, यानी कि गीलियल सेल का बना होता है। ठीक ना, तो मानव का जो ब्रेन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक न्यूरॉन का और एक किसका, गीलियल सेल का। तो मानव के मस्तिष्क का 90% भाग किसका बना होता है, न्यूरॉन का। केवल 10% भाग ही किसका बना होता है, गीलियल सेल का। इसी गीलियल सेल के कारण मानव के शरीर में जो होता, मानव के मस्तिष्क में जो होता है कोशिका विभाजन हो जाता है, जिसके कारण ट्यूमर वगैरह होने की संभावना रहती है। नहीं तो मानव के शरीर, मानव के मस्तिष्क में जो होता है वहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होती। तो पूछ लेगा कि मानव के शरीर में
यानी मानव के मस्तिष्क में न्यूरॉन में क्या कोशिका विभाजन होता, तो आपको कहना है नहीं, केवल इसी 10% की वजह से मानव के शरीर में, मानव के मस्तिष्क में क्या होता है कि कोशिका विभाजन होता। आप लोग देखते होंगे कि अगर आपको चोट वगैरह लग जाए कहीं पर, तो कुछ दिन बाद वहाँ पर घाव क्या होता है, अपने आप भर जाता है, यानी कि वहाँ पर नई नई कोशिकाओं का जन्म हो जाता है, वहाँ पर नई नई कोशिका बन जाती हैं। तो विभाजन, कोशिका विभाजन का मतलब होता है एक जगह से अगर कोशिका हट जाए, वहाँ की अगर कोशिका मर जाए, तो वहाँ नई नई कोशिकाएं बन जाएं, तो उसी को क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। लेकिन मस्तिष्क में ऐसा नहीं होता। अगर मस्तिष्क की कोशिका मर गई तो मानव क्या होगा, वह एक्सपायर कर जाएगा, वो भी मर जाएगा, ठीक है, वहाँ क्योंकि नई कोशिकाओं का जन्म नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग देखेंगे कोशिका की संरचना, कोशिका किन किन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।